This is Dr. Anju Beniwal, Assistant Professor Sociology, Government Mira Girls College, उदयपुर। हम थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के मूलाधार फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट के अंदर औद्योगिक क्रांतियाँ, द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्सेस, द फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, यानी वो कौन सी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियाँ थी या कारक थे जिसके कारण फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियाँ हुई और उन क्रांतियों के कारण किस प्रकार समाजशास्त्र की स्थापना हुई। समाजशास्त्र के प्रतिपादक ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म फ्रांस में 1798 में हुआ था और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। कॉम्ट जब अपनी एजुकेशन ले रहे थे उस वक्त का समय ऐसा था जब फ्रांस में क्रांति के विनाशकारी प्रभाव देखने को मिल रहे थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से। कॉम्ट ने फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों को देखा और वो इतने ज़्यादा बेचैन हो गए उन परिणामों को देखकर, फ्रांस की जनता की गरीबी से बेचैन हुए और उन्होंने ये सोचने लगे कि जो समाज के अंदर अव्यवस्था फैल रही है उसको किस प्रकार से समाप्त किया जाए और उस अव्यवस्था के स्थान पर व्यवस्था को पुनः कैसे स्थापित किया जाए। कॉम्ट की इसी परेशानी और बेचैनी का परिणाम 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना थी। यानी समाजशास्त्र की स्थापना कॉम्ट ने समाज में उस वक्त जितनी भी अव्यवस्था फैल रही थी उस अव्यवस्था के कारणों को जानने के लिए की कि अगर उन कारणों को जाना जाए, उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाए तो वापस से समाज में व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना की। 1760 के आसपास ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। इस क्रांति के प्रभाव के फलस्वरूप इंग्लैंड व यूरोपीय देशों तथा बाद में अन्य महाद्वीपों में सामाजिक और आर्थिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुए। वहाँ शहरों का विकास हुआ, परंपरावादी कृषक समाज में परिवर्तन आए, औद्योगिक समाज और नगरीय समाजों में भी अनेक परिवर्तन होने शुरू हुए और इन परिवर्तनों का प्रभाव जो परंपरावादी सोच थी, जो परिवर्तनवादी विचार थे, उन पर पड़ा और जिसका अध्ययन भी समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में किया जाना चाहिए। कॉम्ट की भांति अनेक सामाजिक विचारक फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति के विनाशकारी परिणामों से प्रभावित हुए। वो भी उसके सब लोग विनाशकारी परिणामों के बारे में सोचने लगे और वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने एक ऐसे विषय के ऊपर बात करने की आवश्यकता महसूस की जिससे कि समाज में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाए, क्योंकि जब हम फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियों का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि उस वक्त ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, ऐसी कौन सी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां थी जो इन क्रांतियों के समय पैदा हुई और उनका बौद्धिक जगत विशेष से समाज की उत्पत्ति और विकास पर प्रभाव पड़ा। स्टूडेंट्स, इससे पहले का जो हमारा वीडियो था पार्ट 1, उसमें हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा, कौन कौन से कारक और शक्तियाँ थी जिन्होंने कि फ्रांसीसी क्रांति की उत्पत्ति में योगदान दिया और फ्रांसीसी क्रांति के बाद समाज पर उस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। ये हमने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली काल जो था वो यूरोप तथा अन्य देशों एवं महाद्वीपों में 1760 से लेकर 1830 के दशक तक के काल में निश्चित रूप से निश्चित किया जा सकता है। और इसका सूत्रपात जो था इस क्रांति का वो ब्रिटेन में हुआ था 1767 में। स्पिनिंग जेनी, ये आप नाम याद रखिएगा, स्पिनिंग जेनी कपड़ा बुनने की एक मशीन के आविष्कार से हुआ था।
एक मशीन थी जिसका कपड़ा बुनने की मशीन, जिसका नाम था स्पिनिंग जेनी। औद्योगिक क्रांति ने विश्व के अन्य देशों में उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन किए। यानी उत्पादन के साधन, जो पहले उत्पादन के साधन काम में लिए जाते थे वो परंपरागत साधन थे, उनमें परिवर्तन आया तकनीक के कारण। उत्पादन की शक्तियाँ, जिस तरह की शक्तियों को काम में लिया जाता था वो, प्लस उत्पादन के संबंध, जो मालिक मजदूर के संबंध थे, उनके अंदर काफ़ी कुछ परिवर्तन आए। इससे विश्व के विभिन्न समाजों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। जो ये औद्योगिक क्रांति थी उससे न केवल सामाजिक परिवर्तन हुए बल्कि आर्थिक परिवर्तन भी हुए। नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई, प्रारंभिक समाजशास्त्रियों के चिंतन के नए क्षेत्र उभरे। जो उस वक्त के जो समाजशास्त्री थे उनके पास सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए नए नए क्षेत्र जो थे वो भी उनके सामने आए, नई समस्याएं उनके सामने आई जिस पर कि वो चिंतन कर सकते थे। औद्योगिक क्रांति के अनेक प्रभाव पड़े जिनकी विवेचना करना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है कि औद्योगिक क्रांति के समाज पर क्या प्रभाव पड़े, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े। यहाँ हम ये देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के सूत्रपात, कि उसका सूत्रपात कैसे हो, उस क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ और उसके क्या प्रभाव पड़े, और इन सब ने समाजशास्त्र के चिंतन के विकास में किस प्रकार से योगदान दिया। यानी जो कुछ भी उस वक्त समाज में घटा उस सब ने समाजशास्त्र के विकास में क्या योगदान दिया, उससे किस प्रकार से समाजशास्त्र का विकास हुआ। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, उसका सूत्रपात कैसे हुआ। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात अंग्रेज बुनकर जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा कपड़ा बुनने के यंत्र स्पिनिंग जेनी के 1767 में आविष्कार से हुआ। स्पिनिंग जेनी जो मशीन थी उसका आविष्कार हुआ था 1767 में, और उसका आविष्कार एक अंग्रेज बुनकर ने किया था, जेम्स हारग्रीव्स। जहाँ पहले हाल से कपड़ा बुना जाता था, जो लकड़ी का हाल होता था उससे कपड़ा बुना जाता था, उसके स्थान पर एक आयताकार मशीन के कई कनुओं यानी स्पिंडल्स की सहायता से एक ही कताई चक्र से चलाकर बुना जाने लगा। मतलब थोड़ा सा टेक्निकली जो है उसमें टेक्निक जो थी वो नई चेंज हो गई, उससे कपड़ा बुना जाने लगा। इस नवीन स्पिनिंग जेनी से कम समय में अधिक कपड़ा बुना जाने लगा। आप ये जानते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जैसे जैसे हायर टेक्नोलॉजी में हम जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी कार्य को करने में समय कम लगने लगता है। दूसरा, जो वस्तु बनती है उसके अंदर भी रिफाइनेशन होता है, वो वस्तु भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की बनती है। जैसे पहले हमारे यहाँ लैंडलाइन फ़ोन होते थे, आजकल सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन जो है उनकी जो क्वालिटी है फार 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 बेटर है देन लैंडलाइन फ़ोन्स। जो उसकी उपयोगिता है वो फार फार बेटर है। तो कोई भी नई तकनीक जब आती है तो वो अपने साथ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आती है, और वो चेंजेस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं उसके अंदर। इस आविष्कार के 2 वर्ष के बाद एक अंग्रेज नाई आर्कराइट ने 1769 में वाटर फ्रेम मशीन का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी के बाद में एक नई मशीन का आविष्कार हुआ जो कि 1769 में थी, जिसका नाम था वाटर फ्रेम। ये मशीन बहुत बड़ी थी, इसे घर में नहीं लगाया जा सकता था। इसके लगाने के लिए एक विशेष भवन की आवश्यकता हुई, मतलब एक बड़ी बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ी। ये छोटी मशीन नहीं थी, तो एक बड़ी बिल्डिंग की आवश्यकता हुई और इसे घर के बाहर लगाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इस आविष्कार ने उत्पादन की प्रणाली को घर से बाहर निकाल दिया। पहले उत्पादन घर के अंदर होता था, अब मशीन चूंकि घर से बाहर किसी बड़ी बिल्डिंग, किसी बड़े हॉल में लगाई गई, तो उत्पादन घर के बाहर शुरू हुआ, लोग घर से बाहर निकलने लगे और उत्पादन के क्षेत्र में फैक्ट्री प्रणाली का उद्भव हुआ। अब वो जो हॉल था या एक जो बड़ा कमरा था जिसके अंदर उस मशीन को लगाया गया, उसे हमने फैक्ट्री नाम दे दिया। इस आविष्कार के 10 वर्ष बाद 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन
सैमुअल क्रॉम्पटन जो था उसने इंग्लैंड में म्यूल मशीन का निर्माण किया। अब इसके भी 10 साल बाद एक नया आविष्कार हुआ और उस मशीन का नाम रखा गया म्यूल मशीन। औद्योगिक क्रांति के इस 1767 से 1830 के काल में 1767 से 1830 के काल में अनेक उत्पादन के उपकरणों और तकनीकों का प्रादुर्भाव हुआ। नए नए उत्पादन हुए, नए नए उपकरण आए और नई नई टेक्निक जो थी उसके अंदर लगी। उत्पादन के क्षेत्र में फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ और विस्तार हुआ। जो उत्पादन पहले घरों में होता था वो बाहर होने लगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन गई और उन फैक्ट्रीज के अंदर वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रबंधन में अनेक नई प्रणालियों का भी सूत्रपात हुआ। न केवल वस्तुओं की संख्या बड़ी बनने की, उत्पादन की जो कैपेसिटी थी वो बढ़ गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, जो उत्पादित होने वाला जो सामान था उसकी मात्रा बढ़ गई और उसके बाद जो उन वस्तुओं का उत्पादन हुआ उसका वितरण और विनिमय जो था उसके प्रबंधन, उसके मैनेजमेंट के लिए भी कई नई टेक्निक्स जो थी वो सामने आई। हाथ से बनी हुई वस्तुओं का स्थान मशीनों से बनी हुई वस्तुओं ने ले लिया। पहले ज़्यादातर वस्तुओं का निर्माण हाथ से होता था, लेकिन अब हाथ से बनी हुई वस्तुओं का स्थान मशीनों से बनी हुई वस्तुओं ने ले लिया और मानव ने एक नए औद्योगिक युग में पदार्पण किया। एक इंडस्ट्रियल एज थी जिसके अंदर की व्यक्ति पहुंचा। इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई थी, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शंस बहुत हाई लेवल पे हो रहा था, तो एक इंडस्ट्रियल एज जो था उसके अंदर व्यक्ति का प्रवेश हुआ और इस प्रकार से उत्पादन और औद्योगिक क्षेत्र में अनेक यांत्रिक आविष्कार हुए। कई मैकेनिकल कई मैकेनिकल जो इन्वेंशंस थे वो हुए और जिनका यूरोप तथा अन्य महाद्वीपों के समाजों पर प्रभाव देखने को मिला। अब इसे हम कहेंगे कि एक औद्योगिक क्रांति हुई, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, बहुत इंडस्ट्रीज का विकास हुआ, उत्पादन बढ़ने लगा, लोग घर से बाहर जाकर काम करने लगे। तो इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के प्रभाव जो थे वो अनेक क्षेत्रों पर पड़े। हम सब ये नहीं कह सकते कि इस क्रांति का प्रभाव समाज पर ही पड़ा, इसके प्रभाव जो थे बहुत सारे क्षेत्रों पर पड़े। वो क्षेत्र हो सकते हैं सामाजिक, आर्थिक, नगरीय, वैचारिक, अन्य क्षेत्रों के अंदर हम इसको वर्गीकृत करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक प्रभाव की। औद्योगिक क्रांति के सबसे अधिक और प्रत्यक्ष प्रभाव समाज की आर्थिक व्यवस्था के उत्पादन के साधन और इकाई, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति का, जो कि हमको डायरेक्टली दिख रहा था, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो था वो समाज की आर्थिक व्यवस्था पे पड़ा, इकोनॉमिक जो स्टेट थी उस पर पड़ा। और उसके अंदर हमने देखा कि उत्पादन के साधन थे वो परिवर्तित हुए, जो मशीन्स थी वो चेंजेस हुई, उनमें चेंजेस देखने को मिला। इकाई जो यूनिट्स थी वो चेंज हुई, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट्स के अंदर गए हम लोग। पहले जो मशीन थी वो घर पर ही काम में ली जा सकती थी, उसके बाद वो मशीन का साइज इतना बड़ा हो गया कि हमें फैक्ट्री की ज़रूरत हुई। उत्पादन के स्थान, यानी मैंने आपको बताया पहले घर और फिर फैक्ट्री। उत्पादन की मात्रा, जब आप हाथ से किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उत्पादन की मात्रा कम होती है, लेकिन वही काम जब आप मशीन से करने लगते हैं तो उसकी उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है। ये आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो इन सब चीज़ों पर इसका प्रभाव देखने को मिला। पहले वस्तुओं का उत्पादन हाथ से होता था, उसका स्थान नवीन आविष्कारों ने ले लिया। पहले उत्पादन घरेलू स्तर पर होता था, जो क्रांति के कारण फैक्ट्रियों में स्थानांतरित हो गया। पहले उत्पादन की मात्रा कम होती थी, जैसे मैंने बताया कि हाथ से उत्पादन करेंगे तो मात्रा कम होगी, और नवीन उपकरणों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन मास लेवल पे होने लगा, बड़े स्तर पे होने लगा। उत्पादन की घरेलू परंपरा समाप्त हो गई, जो पिता से पुत्र को परंपरा हस्तांतरित होती थी कि जो पिता काम करता था वही काम अपने पुत्र को सिखाता था और वो एक परंपरागत रूप से वो व्यवसाय चलता रहता था, वो परंपरा खत्म हो गई। अब एक छत के नीचे अलग अलग जाति, भाषा, धर्म के लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे और कोई ज़रूरी नहीं था कि वो अपने परंपरागत व्यवसाय को चला रहे हों।
तो जो उत्पादन की जो परंपरागत जो व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। क्रांति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उत्पादन की सामंतवादी व्यवस्था भी समाप्त हो गई। किसी एक व्यक्ति का जो अधिकार होता था उत्पादन पे वो खत्म हो गया और उसका स्थान पूंजीवादी व्यवस्था ने ले लिया। आर्थिक क्षेत्र में बैंक, वित्त निगम, बीमा कंपनियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग अस्तित्व में आए। दो वर्ग भी बन गए कि एक पूंजीपति वर्ग जो कि होल एंड सोल है, हैव्स वाली स्थिति के अंदर है, जिसके पास की सारे के सारे जितने भी आर्थिक साधन हैं उनके ऊपर अधिकार है, आर्थिक संपत्ति पर अधिकार है। और एक हैव्स नॉट है जो कि टोटली डिपेंडेंट है उस पूंजीपति पर, जिसके पास किसी प्रकार की किसी भी पूंजी पर, किसी भी संपत्ति पर अधिकार नहीं है, जो कि गरीब है, जो काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर। तो पूंजीपति और श्रमिक वर्ग जो थे वो अस्तित्व के अंदर आए। भूमि का महत्व कम हो गया, खेती का कार्य जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा और पूंजी का महत्व बढ़ गया। मनी जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई और उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गई। कारखाना प्रणाली का विकास और विस्तार हुआ। रोजी रोटी की तलाश में लोग गांवों से शहरों की तरफ, ज़्यादा पलायन बढ़ा उनका, लोग गांवों से शहरों की तरफ उद्योग धंधों में कार्य करने के लिए जाने लगे। कुल मिलाकर औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक व्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन किए। अब बात करते हैं सामाजिक प्रभाव की। अब समाज के किसी भी हिस्से में, चाहे वो उसका आर्थिक हिस्सा हो या फिर उसका सांस्कृतिक हिस्सा हो या उसका राजनीतिक हिस्सा हो, समाज के किसी भी हिस्से में जब कोई परिवर्तन होता है तो समाज पर भी असर डालता है। तो जब आर्थिक स्तर में परिवर्तन हुआ तो उसने उसके सामाजिक स्तर को भी प्रभावित किया और औद्योगिक क्रांति के समाज पर अनेक प्रभाव पड़े। उनमें से कुछ प्रमुख प्रभाव जो थे वो घरेलू स्तर पर होने वाला उत्पादन फैक्ट्रियों में स्थानांतरित हो गया, जो कि पहले बताया गया है। इससे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन और व्यावसायिक जीवन अलग अलग हो गए। अब उसके दो अलग अलग लाइफ हो गई, एक तो उसकी पर्सनल लाइफ और दूसरी उसकी प्रोफेशनल लाइफ। पहले वो घर पे ही उत्पादन कार्य करता था तो उसकी लाइफ एक ही थी, वो घर पे ही रह रहा है, घर पे ही उत्पादन कर रहा है वस्तुओं का, बाहर नहीं था। लेकिन अब वो जब फैक्ट्री में चला गया, जब घरेलू स्तर पे होने वाला उत्पादन फैक्ट्री स्तर पर होने लगा तो उसकी दो अलग अलग जीवन हो गए। पहले उत्पादित वस्तु के प्रति व्यक्ति का लगाव होता था। जब आप अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं तो आपका एक अटैचमेंट होता है उस चीज़ के साथ, एक लगाव होता है और इसे कोई नहीं नकार सकता। आप उस चीज़ को बहुत संभाल कर रखते हैं। लेकिन जब ये क्रांति हुई और फैक्ट्री के अंदर जाकर व्यक्ति जब वस्तुओं को उत्पादन करने लगा तो उसके अंदर अलगाव की भावना पैदा होने लगी। उत्पादन की प्रक्रिया में उसका भावात्मक लगाव जो था वो समाप्त हो गया। मार्क्स के अनुसार देखें तो कामगार जो थे वो स्वयं के द्वारा उत्पादित वस्तु से अलग थलग पड़ गया। यानी उसे मालूम था कि ये जो वस्तु वो उत्पादित कर रहा है, जिस वस्तु का वो निर्माण कर रहा है, उस वस्तु पर उसका स्वयं का कोई अधिकार नहीं है। तो जब व्यक्ति को ये महसूस होने लगता है कि किसी चीज़ पर उसका अधिकार नहीं है, किसी व्यक्ति पर उसका अधिकार नहीं है, तो वो उससे धीरे धीरे अपने आप को अलग करना शुरू कर देता है ताकि उसे बाद में दर्द ना हो। क्योंकि आपके हाथ से बनाई हुई चीज़ अगर टूटती है तो आपको दुख होता है, लेकिन अगर आप ये मान लेते हैं कि इस वस्तु पर मेरा कोई अधिकार नहीं है तो उस वस्तु के टूटने पे, कहीं किसी के कहीं गुम जाने पर आपको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। तो धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर अलगाववाद की भावना होगी। उसे मालूम था कि ये जो चीज़ें वो उत्पादित कर रहा है वो अपने मालिक के आर्थिक स्थिति के अंदर वृद्धि के लिए कर रहा है। इसका जितना भी मुनाफा होगा उस मुनाफे का जो फ़ायदा है वो सारा का सारा मालिक को मिलने वाला है। तो उसे उस वस्तु से किसी प्रकार का लगाव नहीं रहा। धीरे धीरे उसमें अलगाव की भावना पैदा होने लगी। इस क्रांति ने भूमि का महत्व जो था समाप्त कर दिया, उसके स्थान पर पूंजी महत्वपूर्ण हो गई। इस नई उत्पादन की व्यवस्था ने पहले जो सामंत वर्ग और कृषक वर्ग थे उनके स्थान पर दो नए वर्गों का निर्माण कर दिया, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पहले शोषक भूमिपति होते थे, अब शोषक पूंजीपति बन गए। पहले सामंत वो थे जिनका कि जमीन पर, भूमि पर अधिकार था,
तो पहले सामंत थे और कृषक थे जो उस जमीन पर काम करते थे। तो पहले सामंत जो थे वो शोषित वर्ग था, वो शोषण करता था कृषकों का। अब पूंजीपति और श्रमिक हो गए, तो अब पूंजीपति शोषण करने लगा श्रमिकों का। तो अब शोषक जो थे वो बदल गए। पहले सामंत जो थे वो शोषक वर्ग के अंदर आते थे, अब पूंजीपति जो थे वो शोषक वर्ग के अंदर आ गए। और पहले इसी प्रकार से पहले शोषित वर्ग जो थे वो भूमिहीन किसान थे जिनके पास जमीन नहीं होती थी, और वो सामंतों की जमीनों पे अपना श्रम देते थे, मेहनत करते थे, खेती करते थे। और अब उनका स्थान, किसानों का स्थान जो था वो ले लिया श्रमिकों ने। तो अब शोषित वर्ग भी बदल गया और शोषक वर्ग भी बदल गया। अगर 19वीं शताब्दी के प्रथम 50 वर्षों का इतिहास देखें तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक क्रांति ने समाज के श्रमिक वर्गों के संघर्ष में लगातार वृद्धि की है। श्रमिक वर्ग का जो संघर्ष है वो कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा ही है। तो उनका संघर्ष जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है अपने अधिकारों के लिए। अब देखें नगरीयकरण पर प्रभाव। ये नगरीकरण पर प्रभाव, औद्योगिक क्रांति के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। नगरों एवं औद्योगिक नगरों में अनेक कल कारखाने जो थे वो खुल गए। मतलब धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ। और जब नगरों का विकास हुआ तो नगरों के विकास की प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहते हैं, नगरीयकरण कहते हैं। और जब नगरीयकरण हुआ तो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब अनेक कल कारखाने खुल गए तो लोग जो थे वो ग्रामीण और किसान जो थे वो नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए नगरों और औद्योगिक केंद्रों में जाकर बस गए। मतलब गांव से लोग शहरों की तरफ मूव कर गए। और जब लोग गांव से शहरों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो नगरों के अंदर जो जनसंख्या थी वो बहुत तेजी से बढ़ी। और इस क्रांति ने ग्रामीणों को खुले प्राकृतिक पर्यावरण को छोड़कर नगरों, महानगरों और औद्योगिक केंद्रों में जाकर रहने को विवश कर दिया। जो एक खुले वातावरण में ग्रामीण लोग रह रहे थे, उस खुले वातावरण को छोड़कर वो नगरों में जाकर बसे, महानगरों में जाकर बसे, औद्योगिक केंद्रों में जाकर बसे। तो इससे वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हुई और वहाँ जाकर वो दूषित वातावरण में जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो गए। यानी एक तरफ तो प्योर इन्वायरमेंट था और फिर उसके बाद जाके वो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिए विवश हो गए। इन केंद्रों में सामाजिक और आर्थिक विषमता भी बहुत अधिक देखी जा सकती थी। यानी ऊंच नीच बहुत ज़्यादा था, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। प्रवासी ग्रामीणों और किसानों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, उसमें अपना जीवन यापन करना पड़ रहा था। अब बात करते हैं समाजशास्त्रियों के चिंतन पर प्रभाव। आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, और जब नगरों का विकास हुआ, नगरीयकरण हुआ, तो उसका भी लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा। तो इन सब प्रभावों ने समाजशास्त्रियों के लिए चिंतन के कुछ नए विषय विकसित किए, उनको सोचने के लिए कुछ नए टॉपिक्स दिए। तो हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का मुख्यतः दो प्रकार के विचारकों, परंपरावादियों और उग्र उन्मूलनवादियों, यानी कि कंजर्वेटिव्स एंड रेडिकल पर पड़ा। परंपरावादियों ने इस क्रांति के प्रभावों के संबंध में अनुमान लगाया कि इस क्रांति के कारण समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। जो ट्रेडिशनल या कंजर्वेटिव थॉट वाले सोशियोलॉजिस्ट थे, विद्वान थे, विचारक थे, उन्होंने कहा कि इस क्रांति के कारण समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। ये दोनों ही विचारकों के संप्रदाय इस तथ्य पर एक मत थे कि इस क्रांति का समाजों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। चाहे वो कंजर्वेटिव विचारक हो, चाहे रेडिकल विचारक हो, उन जो दोनों तरह के जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो ये सोचते थे कि इस क्रांति का समाजों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग की समस्याओं में वृद्धि होगी और ये पूंजीपति वर्ग से संघर्ष करेंगे। सेम वही सिचुएशन होगी जो कि सामंत और कृषक के अंदर हुआ
कि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा? श्रमिक वर्ग होगा। उसमें बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी और जब समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तब श्रमिकों में जब आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब वो संघर्ष करेंगे पूंजीपतियों के साथ। इनके बीच संघर्षों में लगातार वृद्धि होगी क्योंकि श्रमिक वर्ग की निर्धनता स्वाभाविक नहीं है। इस निर्धनता का कारण पूंजीपतियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से शोषण करना है। वो ये मानकर चलते थे कि जो श्रमिक हैं उनकी जो गरीबी है वो नेचुरल गरीबी नहीं है, वो नेचुरली रूप से पुअर नहीं है, बल्कि उसका रीजन जो है वो है पूंजीपतियों का उन पर किया जाने वाला शोषण, और वो भी योजनाबद्ध ढंग से। क्योंकि वो मानकर चलते थे कि कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन अगर होता है तो उसको पूंजीपति बहुत ऊंचे दामों पर बेचता है, लागत मूल्य से बहुत ज़्यादा ऊंचे दामों पर बेचता है, और जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के अंदर उस मजदूर को कुछ नहीं दिया जाता, वो सारा प्रॉफिट जाता है पूंजीपति के पास में। तो यही कारण होता है कि श्रमिक जो है बरसों कई पीढ़ियों तक उसी आर्थिक स्थिति में रहता है, उसी प्रकार का जीवन यापन करता है, उसके लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आता, जबकि पूंजीपति और अमीर और अमीर और अमीर होता जाता है। तो हम देखते हैं कि श्रमिकों की जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, वो नेचुरल नहीं है, वो पूंजीपतियों के शोषण के कारण हो रही है। तो औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के कारण समाज में अनेक नवीन परिस्थितियां एवं समस्याएं उभर कर सामने आई, जिनके अध्ययन की ओर प्रारंभिक समाजशास्त्रियों का ध्यान गया। जैसे कि मैंने बताया, समाज में अगर कोई भी समस्या होती है तो उस समस्या का निराकरण समाजशास्त्री अपने अनुसंधानों के द्वारा, अपने अध्ययनों के द्वारा कर सकते हैं। तो उन समस्याओं की ओर समाजशास्त्रियों का ध्यान गया। प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी थी? प्रौद्योगिकी और कारखाना प्रणाली, श्रमिकों की स्थिति, गरीबी का परिवर्तित रूप किसान से श्रमिक की ओर, और नगरीयकरण की समस्या। ये सारी की सारी जो ऊपर वाली तीनों समस्याएं थी, आर्थिक, सामाजिक और नगरीयकरण से उत्पन्न समस्याएं, इन समस्याओं की तरफ समाजशास्त्रियों का ध्यान गया और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो प्रौद्योगिकी और फैक्ट्री तथा कारखानों की जो व्यवस्था है, ये दोनों ही प्रणालियां मानव के भावी जीवन को बहुत अधिक परिवर्तित करेंगी। जो नवीन टेक्नोलॉजी है, जो फैक्ट्री या कारखाने की जो व्यवस्था है, इससे मानव का जो आने वाला जीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। जो परंपरावादी और उग्र उन्मूलनवादी विचारक थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक क्रांति के कारण आर्थिक प्रणाली में पूंजी का महत्व बढ़ गया। नो डाउट, मनी जो थी उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया, पूंजी का महत्व जो था वो बढ़ गया, और इसके साथ साथ भूमि का महत्व जो समाप्त हो गया। नए शोषक के रूप में पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता का नियंत्रण आ गया, सामंतवादियों और बड़े भूस्वामियों का सत्ता पर से नियंत्रण कम हो गया। इन विचारकों का ये भी कहना है कि गरीबी और आर्थिकी और सामाजिक स्तरीकरण पर गरीबी और राजनीतिक सत्ता परस्पर सीधे संबंधित है। समाजशास्त्रियों ने इन पर भी विचार किया और भविष्यवाणी की कि समाज के सभी मौलिक विशेषताओं में परिवर्तन आएगा। अब अगर हम ये देखें कि औद्योगिक क्रांति जो थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव जो था वो समाज पर पड़ा, व्यक्ति पर पड़ा, देशों एवं प्रायद्वीपों पर पड़ा, और इस क्रांति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप सभी व्यवस्थाओं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उन सब में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों व नई सामाजिक व्यवस्थाओं की ओर प्रारंभिक विचारकों का ध्यान गया, जिसके परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र का उद्भव और विकास हुआ। यानी औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों के कारण समाज में जो समस्याएं पैदा हुई, उन समस्याओं के निराकरण की ओर प्रारंभिक विचारकों का ध्यान गया और उन्होंने समाजशास्त्र का उद्भव और विकास किया। नवीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर प्रारंभिक समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र विषय के विकास में सिर्फ योगदान ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बौद्धिक अवधारणाओं का भी
विकास किया, जिससे समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान के रूप में उल्लेखनीय उसका विकास हुआ या उल्लेखनीय रूप से पहचाना गया। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से न केवल फ्रांसीसी क्रांति बल्कि औद्योगिक क्रांति का भी समाजशास्त्र के विकास और उसके उद्भव और विकास के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा है।